स्वागत है आपका सिविल सर्विस प्रोटो चैनल में। गाइस, टोटल टॉप 5 करंट अफेयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डेली मॉर्निंग में डिस्कशंस करते हैं। ये 5 बजे मॉर्निंग में रिलीज़ होता है। आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करेंगे और यहाँ पे जो भी कंटेंट डिस्कस किए जाते हैं वो एग्ज़ाम रिलेवेंट ही होते हैं। प्लीज़ आप इसको एक छोटे से शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट होता है कि आज 2-3 दिन में याद रहता है, फिर इसको स्किप हो जाता है। प्लीज़ आप इसको रिकॉल करने के लिए, एग्ज़ाम टाइम तक कैरी करने के लिए छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाकर 1-2 बार पढ़ लीजिए। आई होप सो कि ये रिलेवेंट साबित होगा। जिसमें से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नेट जीरो उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है? पहला कथन है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का अर्थ है उत्पादित। देखिए, जो शून्य शुद्ध उत्सर्जन है ना, इसका ये नेट ज़ीरो ही है। ठीक है, आई होप आप इसको जान रहे हैं। शून्य शुद्ध उत्सर्जन का अर्थ है, यानी नेट ज़ीरो का अर्थ है उत्पादित और वातावरण से हटाए गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा को संतुलित करना। ठीक है। दूसरा है, सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के पूर्ण उन्मूलन के माध्यम से ही शुद्ध शून्य उत्सर्जन का प्राप्त करना संभव है। देखिए, अगर आप एक लॉजिकल सोचो तो हालांकि आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा व्यापी हो चुका है, लेकिन क्या इसके पहले प्रदूषण नहीं था? पहले भी तो था ना। लेकिन हाँ, ये पूर्ण रूप से उत्सर्जन को हम संभव ही नहीं है कि हम इसको बिल्कुल बंद कर दें। ये संभव ही नहीं है। किसी न किसी प्रकार से उत्सर्जन तो थोड़ी मोड़ी मात्रा में होगी, लेकिन हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी ये होगा कि जो उत्सर्जन थोड़े मात्रा में हो, पहले तो हम पाबंदी लगाएं, हर एक चीज़ पर ब्रेक लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमिशंस को रोका जा सके, जो ग्रीन हाउस एमिशंस है उसको रोका जा सके, कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सके। ठीक है। लेकिन जो होगा थोड़ा बहुत, उस पर जो ऑब्जर्वर है ना, उसको कहीं सोखने का कोई प्रबंध किया जाए। टेक्निक जैसे कार्बन सिंक होता है, ठीक है, ऐसे टेक्निक को यूज किया जाए कि जो थोड़ी बहुत उत्सर्जन होगा उसको कैप्चर किया जा सके। ठीक है, तो उन तकनीकों को हम अगर लागू करें, प्रैक्टिकल करें, तो पॉसिबल हो पाएगा। तो जो ऑप्शन 2 है वो गलत हो जाता है, क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध संभव ही नहीं है। तीसरा क्या है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप संघ और भारत ने शुद्ध शून्य लक्ष्य यानी ज़ीरो, जो नेट ज़ीरो एमिशंस है को लक्ष्य निर्धारित किया है। तो देखिए, ये ऑप्शन सही है, इन्होंने निर्धारित किया है। तो पहला और तीसरा सही हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है कथन? यह वैश्विक बाजार को सामूहिक रूप से प्रभावित करने और लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रमुख तेल उत्पादक देशों के सहयोग को सक्षम करने वाला संगठन है। ये सही कथन है। दूसरा क्या है, ओपेक के जो 13 सदस्य देश हैं सभी एशियाई महाद्वीप के। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसमें अमेरिका के भी सदस्य हैं, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के भी कंट्री हैं। ठीक है, ओके। अमेरिका का मतलब यहाँ पे आप यूएस को मत कनेक्ट करना, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका। ठीक है, पेपर में वहाँ पर ये चीज़ें पुटअप किया जा सकता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। देखिए, अगर जो 13 कंट्री है उसमें से अल्जीरिया है, अंगोला है, ठीक है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य भी है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला। ठीक है, इसमें टोटल एशिया के ही नहीं है, आपके पश्चिमी एशिया के 5 हो गए, ठीक है, और अफ्रीका के 7 हो गए, और एक दक्षिण अमेरिका से हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है, कि दक्षिण अमेरिका से एक कंट्री है, ठीक है, और जो पश्चिमी एशिया है वहाँ से 5, पश्चिमी एशिया से 5 कंट्री है, ठीक है, और अफ्रीका से 7, अफ्रीका से 7 कंट्री है। ठीक है,
सो आई होप सो आप इसको समझ गए, जिसमें से दो हमारा गलत हो जाता है। फिर हाल ही में सूडान ओपेक में शामिल हुआ है। देखिए भैया, सूडान शामिल नहीं हुआ है। 2015 में ना इसने औपचारिक रूप से शामिल होने की अपनी आवेदन को प्रस्तुत किया था, ठीक है। सो शामिल नहीं हुआ, गलत हो जाता है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन से आ जाता है कि ये शामिल होने के लिए कब अपना औपचारिक मन बनाकर आवेदन किया था, तो 2015, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सो जिससे तीसरा भी गलत हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वह केवल 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आरबीआई गवर्नर की जो नियुक्ति है, जुड़ी योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सो आरबीआई गवर्नर बनने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक निदेशक के तौर पर 10 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। दूसरा क्या है, उम्मीदवार को अर्थव्यवस्था और वित्तीय सेक्टर की बेहतर समझ होना चाहिए। देखिए, जो कथन 2 है वो तो बिल्कुल सही है, और लेकिन जो पहला है ना, वो ऐसा नहीं कि जरूरी है कि आरबीआई का जो गवर्नर हो, ठीक है, उसके पास योग्यता की देखिए बात नहीं की गई है। तो जो आरबीआई के गवर्नर है ना, उनके शैक्षणिक योग्यता का कोई बात ही नहीं है, आयु सीमा का भी कोई बात नहीं किया गया है, ठीक है। और सरकार द्वारा गवर्नर के रूप में व्यक्ति को चयनित किया जाता है जिसको कि अर्थव्यवस्था, वित्तीय सेक्टर के बारे में एक भली भांति उनको एक अच्छी जानकारी हो, ठीक है। और जो आरबीआई है, आई होप सो को पता होगा कि आरबीआई का जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को, और किस अधिनियम के तहत, 1934 का जो था बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आरबीआई का, तो 1 जनवरी 1949, ठीक है। 1 जनवरी 1949 यानी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है, नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। सो आई होप सो आप समझ गए। सो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, केवल 2, क्योंकि इसमें इनके शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा की कोई बात नहीं कही गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मैकमोहन जो रेखा है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, मैकमोहन रेखा भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा कथन क्या है, यह पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार की सीमा तक 550 मील तक फैला हुआ है, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर जो मैकमोहन है ना, भारत के सिर्फ एक राज्य से गुजरती है, न कि 2 राज्य से, क्लियर। और राज्य कौन सा है, वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इस राज्य को पाकर ना मैक्सिमम इंडिया और चाइना में कन्फ्लिक्ट भी होता रहता है। हालांकि वो बहुत ही सेमी लेवल पे होता है, बट कन्फ्लिक्ट भी होता रहता है। तो आई होप सब इसको याद रखना, सिर्फ एक राज्य से होकर गुजरता है। और ये जो कथन दूसरा है 550, ये बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन इसका जो दूसरा वह सही है और पहला गलत है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन पे लास्ट पे है, जो सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है स्थित है कहाँ पर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये जो सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, इसको सोहेल देव वन्य जीव भी कहते हैं, ठीक है। और ये सोहेल देव कौन है, सो जो राजा सोहेल देव है ना, राजा सोहेल देव, वह 11वीं सदी में उत्तर प्रदेश में एक जगह है श्रावस्ती, हालांकि आज वो जिला में कन्वर्ट हो गया है, श्रावस्ती के सम्राट थे, ठीक है। इनकी प्रसिद्धि इतना इसलिए है क्योंकि ये 11वीं सदी में, ठीक है, बहराइच में जो गजनी था, सो गजनी का जो सेनापति थे सैयद सलार मसूद गाजी को पराजित कर मार डाला था, ठीक है, इसलिए इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सो आई होप सो कि आप इसको
समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चंस ये भी याद रखना कि जो सोहेल देव हैं ये कौन थे और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इतिहास में। सो आई होप सो कि आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो सोहेलवा वन्य जीव है ना, सोहेलवा वन्य जीव देखिए 3 जिलों में स्थापित क्षेत्र में है। गोंडा, ओके, दूसरा बलरामपुर, क्लियर, बलरामपुर, बलरामपुर, और तीसरा श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। और जो श्रावस्ती है वह राजा सोहेल देव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सोहेल से जुड़ा हुआ है क्यों? 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे राजा सोहेल देव। सो आई होप सो एवरीबडी कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हुई है, कोई भी पॉइंट मैं मिस किया हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका जो सलाह होगा हमारे लिए काफ़ी वह सुधार के लिए काफ़ी माइलस्टोन होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट ये कंटेंट लगते हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर